भेड़िया और 7 मेमने। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बकरी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। हर दिन बकरी खाने की तलाश में बाहर जाती और उसके 7 छोटे बच्चे घर पर रहकर उसका इंतजार करते। बाहर जाने से पहले हर रोज बकरी अपने बच्चों को सावधान रहने को कहती और समझाती, एक दुष्ट भेड़िया जंगल में रहता है। जब मैं बाहर जाऊंगी तो वो आकर तुम सबको खाने की कोशिश करेगा। उसके लिए दरवाजा कभी मत खोलना। उसकी आवाज भारी है और पूंछ घनी है, तो दरवाजा सिर्फ मेरे लिए खोलना और किसी के लिए भी नहीं। जल्द ही भेड़िए को छोटे बच्चों के बारे में पता चला और उसे उन्हें खाने की इच्छा हुई। वो सही मौके की तलाश में उनके घर के आसपास घूमने लगा। एक दिन जब बकरी खाने की खोज में बाहर थी, तो भेड़िया दरवाजे पर आया और दस्तक दी। बच्चों ने अंदर से पूछा, कौन है? भेड़िए ने अपनी भारी कर्कश आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी माँ। लेकिन बच्चों ने आवाज को पहचान लिया और कहा, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम्हारी आवाज भारी है, तुम भेड़िया हो। भेड़िया निराश होकर चला गया। अगले दिन भेड़िए ने फिर से कोशिश करने की सोची, लेकिन इस बार उसने अपनी आवाज को मुलायम करने के लिए बहुत सारा मक्खन निगल लिया। फिर से बकरी के बाहर जाने के बाद उसने उसका दरवाजा खटखटाया। बच्चों ने फिर से पूछा कि बाहर कौन है? भेड़िए ने नरम स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी माँ, दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों। बच्चों ने नरम आवाज सुनी, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमें अपनी पूंछ दिखाओ। ये सुनकर भेड़िए ने दरवाजे के दरार से अपनी पूंछ दिखाई। बच्चों ने देखा कि पूंछ घनी और झाड़ीदार है। उन्होंने कहा, चले जाओ, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम दुष्ट भेड़िया हो, तुम्हारी पूंछ घनी है। भेड़िए को एक बार फिर भूखा लौटना पड़ा, लेकिन अगले दिन बहुत सारा मक्खन निगलने के साथ उसने अपनी पूंछ के चारों ओर एक रेशमी मुलायम कपड़ा भी बांध दिया। एक बार फिर उसने बच्चों के दरवाजे पर दस्तक दी और नरम स्वर में कहा, हाँ बच्चों, देखो माँ वापस आ गई, मेरे लिए दरवाजा खोलो प्यारे बच्चों। बच्चों ने फिर से कहा, पहले हमें अपनी पूंछ दिखाओ। भेड़िए ने अपनी पूंछ दिखाई। बच्चों ने उसे छुआ और उसे खूब नरम पाया। अब उनका शक दूर हो गया और इसलिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही भेड़िया उन पर झपटा और उन्हें तुरंत निगल गया। लेकिन एक बच्चा जो बाथरूम में नहा रहा था बच गया। भेड़िया बकरी के घर से निकला और अपने भोजन से खुश होकर नदी के पास एक पेड़ के नीचे सो गया। बकरी घर वापस आकर अपने 6 बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी हुई। 7वें बच्चे ने उसे पूरी कहानी बताई और दोनों भेड़िए की तलाश में निकल चले। उन्होंने उसे नदी के पास एक गहरी नींद में सोता हुआ पाया। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ चीजें भेड़िए के पेट के अंदर कूद रही थी। चुपचाप बकरी और उसका बच्चा भेड़िए के पास आ गए। उन्होंने भेड़िए के पेट में एक चीर मारा और एक के बाद एक सभी 6 बच्चों को बाहर निकाला। लेकिन हर बार जब वे एक बच्चे को बाहर निकालते तो उसके स्थान पर भेड़िए के पेट में एक भारी पत्थर रख देते ताकि भेड़िया जाग न जाए। जब सभी 6 बच्चे भेड़िए के पेट से बाहर आ गए तो उन्होंने पेट में लगाई चीर की सिलाई कर दी और अपने घर वापस आ गए। थोड़ी देर बाद भेड़िया जाग गया और उसे खूब प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए पास की नदी में जाने की सोची। वो उठ खड़ा हुआ
लेकिन उसका पेट बहुत भारी लग रहा था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह वो नदी के किनारे तक पहुंचा, पर पेट में पड़े पत्थर के भार से वो नदी में गिर गया और डूब गया। बकरी और उसके बच्चों को अब कोई खतरा नहीं था। वे आजाद होकर खुशी से रहने लगे। बिल्ली के गले कौन बांधेगा घंटी। एक समय पहले की बात है। बहुत सारे चूहे एक किराने की दुकान में रहते थे। दुकान में रखे ताजे सामान जैसे चावल, स्वादिष्ट गेहूं, ब्रेड, चीज और बिस्कुट चूहे हर रोज खा जाते थे। उनकी जिंदगी बड़े मजे से कट रही थी। उन्हें हर रोज आसानी से स्वादिष्ट भोजन मिल जाता और देखते ही देखते वो मोटे हो रहे थे। दुकान का मालिक चूहों की वजह से बहुत परेशान था और इन चूहों की वजह से उसे बहुत नुकसान हो रहा था। चूहों से अपना किराने का सामान बचाने के लिए दुकान के मालिक ने एक उपाय निकाला और अपनी दुकान में एक बड़ी मोटी बिल्ली को लाकर रख दिया। उस दिन से बिल्ली ने हर रोज चूहों को पकड़ना शुरू कर दिया। बिल्ली के डर से चूहे ने बिल से बाहर आना बंद कर दिया और अब तो चूहों को रोज खाना भी नहीं मिल रहा था। चूहों के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय बन गया था। दुकान में रह रहे सभी चूहों ने आपस में इस विषय पर विचार विमर्श किया। हर कोई बिल्ली से छुटकारा पाने के उपाय सोचने लगा, लेकिन सारे के सारे उपाय काम नहीं आ रहे थे। सारे चूहे सोच में पड़ गए, पर एक चूहे को उपाय सूझा और उसने कहा, क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। बिल्ली की घंटी की आवाज से हमें उसके पास होने का पता चल जाएगा और हम बड़ी तेजी से अपने बिल में वापस भाग जाएंगे। अपने साथी चूहे का ये उपाय सुन बाकी सभी चूहे बहुत खुश हो गए और खुशी से नाचने गाने लगे, मानो जैसे कोई उत्सव हो। चूहों का ये उत्सव ज्यादा देर नहीं रहा। एक बुजुर्ग और बुद्धिमान चूहे ने पूछा, अरे मूर्खो, ये नाचना गाना बंद करो और मुझे पहले ये बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। किसी भी चूहे के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उन्होंने ये योजना बनाते समय इस बड़ी दुविधा के बारे में तो सोचा ही नहीं था। इसलिए ये कहा जाता है कि योजना बनाना एक अलग बात है और उसे पूरा करना अलग बात है। शेर की दुर्गंध। एक दोपहर की बात है। जंगल का राजा शेर बहुत ही गुस्से में था। जंगल में ये बात फैल रही थी कि शेर के मुंह से बहुत दुर्गंध आती है। शेर को इस बात की परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ये जानना चाहता था कि उसके मुंह से दुर्गंध आती है या नहीं। उस दिन शेर ने अपने तीनों सलाहकारों भेड़, भेड़िया और लोमड़ी को अपने दरबार में बुलाया। शेर ने सबसे पहले भेड़ की तरफ देखा और पूछा, मुझे बताओ, क्या तुम्हें मेरे मुंह से दुर्गंध आती है? भेड़ को लगा कि शेर सच पता लगाना चाहता है और उसने बड़े आदर से कहा, हाँ महाराज, आपके मुंह से बड़ी दुर्गंध आती है। ये दुर्गंध इतनी भयानक होती है कि मुझे बीमार कर दे। शेर यह सुनकर क्रोधित हुआ, क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं आई और वो भेड़ पर बहुत जोर से गरजा और उसे अपने दरबार से निकाल दिया। अब उसने भेड़िया को अपने पास बुलाया और पूछा, बताओ भेड़िया, क्या तुम्हें मेरे मुंह से दुर्गंध आती है? शेर ने भेड़ के साथ क्या किया ये भेड़िए ने देखा था और वो ये नहीं चाहता था कि उसे भी दरबार से निकाल दिया जाए। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगा, महाराज, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपसे किसने कह दिया कि आपके मुंह से दुर्गंध आती है। आपके मुंह से तो इतनी मीठी खुशबू आती है कि मानो जैसे मीठे गुलाब की पंखुड़ियां हों, और गुलाब जैसी खुशबू के पास तो हर कोई रहना चाहेगा। शेर ये समझ गया कि भेड़िया उसकी झूठी तारीफ कर रहा है।
और उसने उसे भी अपने दरबार से निकाल दिया। सबसे आखिर में शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलाया। लोमड़ी ने भी भेड़ और भेड़िए के साथ जो हुआ उसे देखा था। एक को सच बोलने की सजा मिली थी और दूसरे को झूठ बोलने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शेर से क्या कहे। तो बताओ लोमड़ी, क्या तुम्हें भी मेरे मुंह से दुर्गंध आती है? शेर ने पूछा। लोमड़ी ने खांसते छींकते अपना नाक साफ करते हुए और फिर अपने गले को खिचखिचाते हुए एक बीमार आवाज में कहा, महाराज, आप मुझे क्षमा करें। आज मुझे बहुत ज्यादा सर्दी खांसी है। मेरा नाक बंद होने के कारण ना तो मुझे कोई खुशबू आ रही है और ना ही कोई दुर्गंध। लोमड़ी का ये बहाना काम कर गया और शेर को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसने उसे अपने दरबार में रहने की अनुमति दे दी। इस कहानी से यही साबित होता है कि सोच समझकर बोलने में ही समझदारी होती है। साधु और चूहा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही विद्वान साधु घने जंगल में रहते थे। जंगल में एक चूहा भी रहता था जो साधु के उपदेश सुनने जाता था। एक दिन जब चूहा जंगल में घूम रहा था, तब एक बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। चूहा भागते हुए साधु के आश्रम में जा पहुंचा और अपने प्राण बचाने के लिए साधु से प्रार्थना की। चूहे का पीछा करते हुए बिल्ली भी आश्रम में जा पहुंची और उसने साधु से अपना शिकार लौटाने के लिए कहा। साधु को चूहे से बहुत सहानुभूति थी, लेकिन वो बिल्ली से उसका शिकार भी छीनना नहीं चाहते थे। अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर उन्होंने चूहे को एक बड़ी बिल्ली में बदल दिया। ये देख बिल्ली वहाँ से भाग गई। जंगल में चूहा बड़े आराम से घूमने लगा। वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लगा था, क्योंकि अब वो जानता था कि कोई भी बिल्ली उस पर हमला नहीं कर सकती। कुछ दिनों बाद चूहे पर अचानक एक लोमड़ी ने हमला कर दिया। फिर से चूहा अपनी जान बचाकर साधु के आश्रम जा पहुंचा और लोमड़ी भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। साधु ने एक बार फिर से उसे एक बड़ी लोमड़ी में तब्दील कर दिया। अपने से बड़ी लोमड़ी देख दूसरी लोमड़ी वहां से भाग गई। भाग्य ने चूहे का साथ ज्यादा दिनों तक नहीं दिया। एक दिन एक शेर उस पर झपटा। हमेशा की तरह चूहा अपनी जान बचाने के लिए भागकर आश्रम जा पहुंचा और साधु ने भी फिर से चूहे पर दया दिखाते हुए उसे एक बड़े शेर में बदल दिया। चूहे को ये बात सता रही थी कि अगर किसी दिन साधु को उस पर क्रोध आया तो वो अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग कर फिर से उसे चूहा बना देगा। वो साधु के पास गया और कहा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी दिव्य शक्तियाँ मुझे मिल जाए। ये सुन साधु बहुत क्रोधित हो उठे और शेर के दुष्ट इरादे देख उन्होंने तुरंत ही उसे फिर से चूहा बना दिया और एक लकड़ी लेकर डराते हुए उसे वहां से भगा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। शिकारी और कबूतर। बहुत समय पहले एक विशाल बरगद का पेड़ था जिस पर कई पक्षियों के घोंसले थे। एक दिन एक शिकारी पेड़ के पास आया। उसने देखा कि कई पक्षी वहां रहते थे, इसलिए पेड़ के नीचे उसने अपना जाल डाल दिया और पक्षियों को लुभाने के लिए चावल के कुछ दाने बिखेर दिए। पेड़ के पास से उड़ते कबूतरों के एक झुंड ने चावल के दानों को देखा और उन्हें खाने के लिए नीचे चले गए। अचानक एक बड़ा जाल उनके ऊपर आ गिरा और उन्हें फंसा दिया। वे उससे बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो सके। उन्होंने शिकारी को उनकी ओर आते देखा, जो कि इतने सारे कबूतरों को फंसे देख बहुत खुश था। कबूतर उदास थे और उन्हें लगा कि अंत अब निकट है। लेकिन कबूतरों के बुद्धिमान राजा ने एक योजना बनाई और कहा, हम सभी को जाल अपने साथ लेकर उड़ना चाहिए।
एक बार जब हम शिकारी से दूर हो जाएं, तो हम सोच सकते हैं कि आगे क्या करना है। कबूतरों ने अपने राजा की बात मानी। हर एक कबूतर ने अपनी चोंच में उस बड़े से जाल का एक हिस्सा रखा और उन सभी ने एक साथ उड़ान भरी। ऐसा होते देख शिकारी दंग रह गया। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत तेज थे। कबूतरों के राजा एक ऐसे चूहे को जानता था जो पास ही रहता था और उन्हें जाल से निकलने में मदद कर सकता था। अपने दोस्त की आवाज सुनकर चूहा अपने छेद से बाहर आया। उसने कबूतरों और उनके राजा को जाल में फंसा देखा और कहा, ओह, ये किसने किया? मैं आपको तुरंत मुक्त कर दूंगा। वह राजा के सबसे पास की जाल को कुतरने लगा, लेकिन राजा ने उसे रोक दिया और कहा, पहले मेरी प्रजा को मुक्त करो। कोई भी राजा स्वयं पहले मुक्त होकर अपनी प्रजा को पीड़ा में नहीं देख सकता है। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को आसानी से काट दिया और सभी कबूतरों को मुक्त करने के बाद उसने राजा कबूतर को भी मुक्त कर दिया। कबूतर चूहे के बहुत आभारी थे। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया और उड़ गए। ये कहानी साबित करती है कि एकता ही हमारी ताकत है। चमगादड़ अंधेरे में ही क्यों निकलते हैं? बहुत समय पहले की बात है। पक्षियों और जंतुओं के बीच एक हिंसक युद्ध हुआ था। जंतुओं को चोंच मार मार कर पक्षी उनकी पहुंच से दूर उड़ने लगे और गुस्साए जंतुओं ने पक्षियों को धरती पर पैर रखने नहीं दिया। ना तो वो उन्हें दाना चुगने देते और ना ही पानी पीने देते। ये युद्ध बहुत दिनों तक चला। चमगादड़ों ने किसी भी पक्ष का साथ ना देकर निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, इस जंगल में हमारी एक विशेष जगह है। हम पक्षी हैं क्योंकि हम उड़ सकते हैं और हम जानवर भी हैं क्योंकि हम अंडे नहीं देते। अभिमानी चमगादड़ों ने ये तय किया कि वो उस पक्ष का साथ देंगे जो इस लड़ाई में जीतेगा। जब भी चमगादड़ देखते कि पक्षी जीतने वाले हैं तो वो उनकी तरफ हो जाते, और अगर उन्हें ये लगता कि जंतुओं की लड़ाई में जीत हो रही है तो वो जंतुओं की तरफ हो जाते। चमगादड़ों को ये लगता कि इस तरह दल बदल कर वो बहुत चतुराई दिखा रहे हैं। इस पूरी लड़ाई में चमगादड़ केवल अपना स्वार्थ देख रहे थे और स्थिति अनुसार अपना दल बदल रहे थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे दोनों पक्ष थकने लगे और दोनों पक्षों ने लड़ाई को समाप्त करने का निश्चय किया। पक्षियों के राजा और जंतुओं के राजा दोनों ने मिलकर एक समझौता किया। दोनों राजाओं ने अपने मतभेद को पीछे छोड़ दोस्तों की तरह मिलजुल कर हंसी खुशी से जंगल में रहने का निश्चय किया। और दोनों ने ये भी तय किया कि चमगादड़ों को ना तो पक्षियों के बीच रहने दिया जाएगा और ना ही जंतुओं के बीच। पक्षी और जंतुओं ने चमगादड़ों का बहिष्कार कर दिया क्योंकि हर कोई उनके दल बदल वाली चालाकी से नाखुश थे। अपने बहिष्कार से चमगादड़ इतने शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया। इसीलिए आज तक चमगादड़ शाम होने पर ही बाहर निकलते हैं, जब पक्षी अपने घोंसले में वापस लौट जाते हैं और जंतु बाहर आने वाले होते हैं। बुद्धिमान गधा। एक बार गोपू नाम का एक गधा पहाड़ियों में रहता था। एक दोपहर गोपू धूप का आनंद ले रहा था और हरे भरे मैदान की घास खुशी से चबा रहा था। वह स्वादिष्ट घास खाने में इतना मगन था कि उसे अपने आसपास की किसी भी चीज का ध्यान नहीं था। उसके पास की झाड़ियों में कुछ आवाज आई और उसने चबाना बंद कर दिया। उसने खाना बंद किया और अपना सिर घुमाकर पीछे अपने शिकारी को देखा। शिकारी एक भूखा और चालाक भेड़िया था। वह खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था और उसने अब गोपू को ढूंढ लिया था। गोपू को समझ आया कि उसे जल्दी से कुछ उपाय निकालने की जरूरत है, वरना भेड़िया उसे खा जाएगा। गोपू को एक तरीका सूझा। वो एक पांव पर लंगड़ाते हुए जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगा।
बहुत दर्द हो रहा है। उसकी हरकतों से तंग आकर शिकारी ने उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या है। गोपू लंगड़ा कर कहने लगा, जब मैं झाड़ियों पर चल रहा था तो मेरे पैर में एक नुकीला कांटा चुभ गया और अब मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं कांटे तक पहुँच नहीं सकता। क्या आप मेरे लिए ये कांटा निकाल देंगे? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? शिकारी ने पूछा। मैं आपको ये कांटा निकालने आपके ही फायदे के लिए कह रहा हूँ, गोपू ने कहा। तुम्हारी मदद करने से मुझे क्या लाभ होगा? तुम मेरा अगला भोजन हो। यह कांटा बहुत बड़ा और नुकीला है। जब आप मुझे खाएंगे तो यह आपके गले में फंस जाएगा और आपको बहुत चोट पहुंचाएगा। शिकारी ने एक पल के लिए सोचा और फिर गोपू की मदद करने के लिए तैयार हो गया। गोपू ने शिकारी के लिए अपना पैर उठा लिया और जैसे ही शिकारी उसके पैरों के पास आया, गोपू ने अपनी पूरी ताकत से शिकारी को लात मार दी और तेजी से दूर भाग गया। लात इतनी जोर का था कि शिकारी चकरा गया और कुछ देख या समझ नहीं पाया। वह दिन में तारे देख रहा था और उसका सिर घूम रहा था। दूर जाते हुए गधे ने मन ही मन सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चालाक भेड़िया मेरी एक लात से हार गया। कितना मूर्ख था वो। लोग मुझे जितना समझते हैं, मैं उससे कहीं ज्यादा होशियार हूँ। लोमड़ी और कौवा। कुछ समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत ही चालाक लोमड़ी रहता था। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी और उसे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक कौवा अपनी चोंच में क्रीम बिस्कुट लेकर बैठा है। बिस्कुट को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वो उसे खाने के लिए तरकीब सोचने लगा। लोमड़ी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और कौवे से कहा, प्यारे मित्र कौवे, कल मैंने जंगल के राजा शेर से सुना था कि तुम बहुत मीठा गाते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारा गाना नहीं सुना है। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो गया और गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलकर गाने लगा। जैसे ही कौवे ने अपना मुंह खोला तो उसकी चोंच से बिस्कुट नीचे गिर गया। चालाक लोमड़ी ने बिस्कुट को तुरंत खा लिया और वहां से भाग गया। अगले दिन लोमड़ी फिर कौवे के पास से गुजर रहा था। इस बार उसने देखा कि कौवे की चोंच में केक का एक टुकड़ा है। लोमड़ी को वो केक का टुकड़ा खाना था। वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। उसने कहा, प्यारे मित्र कौवे, मुझे कल के लिए क्षमा कर देना। तुम्हारा गाना कल बहुत मिठास से भरा था और मुझे गाना सुनना भी था, लेकिन पास में मुझे एक खरगोश दिखाई दिया तो मैं भाग गया। कृपया करके गाना फिर से सुनाओ। इस बार कौवे को लोमड़ी की चाल समझ में आ गई। वो केक का टुकड़ा अपनी चोंच में लेकर अपने घोंसले की तरफ उड़ा। केक के टुकड़े को अपने घोंसले में सुरक्षित रखकर कौवा वापस उस डाल पर आ गया जहां वो पहले बैठा था और जोर जोर से गाने लगा। कौवे का गाना लोमड़ी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को मूर्ख बनाकर उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। जूं और खटमल। एक बार एक जूं थी जो एक महान राजा के शयन कक्ष में रहती थी। हर रात जब राजा सो जाते तो वो चुपके से अपनी रोज की छिपने की जगह से निकलती और उसका खून चूसने लगती और फिर बाद में चुपके से दोबारा अपनी जगह में चली जाती। एक रात एक खटमल राजा के शयन कक्ष में आ पहुंचा। जब जूं ने उसे देखा तो उसने उसे तुरंत वहां से लौट जाने के लिए कहा।
क्योंकि पूरे शयन कक्ष पर उसका अधिकार था। खटमल ने उससे कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारा अतिथि हूं। अपने अतिथि से कोई ऐसे बात नहीं करता है। ये सुन जू विनम्रता पूर्वक बात करने लगी और कहा, तुम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हो, लेकिन तुम राजा को काट उसका खून नहीं चूसोगे। अरे, लेकिन मैं तो तुम्हारा अतिथि हूं। मुझे कुछ तो भोजन परोसो। ठीक है, जू ने कहा, तुम राजा का थोड़ा सा खून पी सकते हो, लेकिन बहुत सावधानी से, उसे बहुत नरमी से काटना ताकि उसे कोई दर्द ना हो। कुछ देर बाद राजा अपने शयन कक्ष में आए और अपने बिस्तर पर सो गए। लालची खटमल ने खून चूसने के लिए राजा को बहुत जोर से काटा। उसे राजा का खून बहुत स्वादिष्ट लगा और वो तब तक खून पीने लगा जब तक राजा को अपनी त्वचा पर खुजली ना होने लगी। राजा खटमल के काटने से नींद से उठ गए और अपने सेवकों को खटमल को ढूंढ उसे मारने का आदेश दिया। लेकिन खटमल बहुत चालाक था। उसने अपने आप को ऐसी जगह छुपा लिया जहां से वो पकड़ा ना जाए। राजा के सेवक चादर पर बड़े ध्यान से खटमल को ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें खटमल की जगह जू दिखाई पड़ी। इससे पहले कि जू भाग जाए, सेवकों ने उसे पकड़कर मार दिया और इस तरह जू ने अपनी जान खटमल की वजह से गंवा दी। इसलिए कहा जाता है कि अजनबी लोगों पर हमें आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। भेड़िया और सारस। एक बार जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता था और इसी कारण जंगल में उसका कोई भी दोस्त नहीं था। हर कोई जंगल में भेड़िए से उसके धूर्त व्यवहार के कारण उससे नफरत करता था। एक दिन भेड़िया बहुत भूखा था और वो अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करने निकला। घंटों घने जंगल में घूमने पर आखिरकार उसे एक जंगली मुर्गा दिखाई दिया। वो जोर से मुर्गे पर झपटा और उसे खा गया। मुर्गे को खाते समय मुर्गे की हड्डी भेड़िए के गले में अटक गई। भेड़िया जोर जोर से खांसने लगा, लेकिन उसके गले में अटकी हुई हड्डी बाहर नहीं निकली। खांस खांस कर उसका चेहरा लाल हो गया था। बहुत कोशिश करने पर भी गले से हड्डी बाहर नहीं निकली। वो दर्द से कराह उठा और वो जल्द से जल्द इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता था। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो अपने घर जाते हुए जंगल में हर प्राणी से हड्डी निकालने के लिए मदद मांगने लगा। मेरी मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो इस हड्डी को बाहर निकालने में। लेकिन धूर्त भेड़िए की मदद के लिए कोई भी प्राणी आगे नहीं आया। आखिरकार भेड़िए को झील के किनारे के पास रह रहे सारस के बारे में याद आया। वो सारस के पास जाकर मदद की भीख मांगने लगा और वचन दिया कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो उसे एक इनाम देगा। भेड़िए की हालत देख सारस को उस पर तरस आ गया और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। सारस ने भेड़िए को पीठ के बल जमीन पर लेट जाने के लिए कहा और अपना जबड़ा पूरी तरह से खोलने के लिए कहा। जैसे ही भेड़िए ने अपना मुंह खोला तो सारस ने अपनी लंबी गर्दन उसके मुंह में डाल अपनी चोंच से गले में अटकी हुई हड्डी को बाहर निकाला। आह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गहरी सांस लेते हुए भेड़िए ने कहा। तुम्हें ठीक देखकर मुझे काफी राहत मिल रही है। अब बस जैसे कि तुमने वादा किया था, मुझे मेरा इनाम दे दो, खुशी से सारस ने कहा। भेड़िए सारस की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, मेरे प्यारे सारस, तुम्हें तो संतुष्ट होना चाहिए कि तुम जीवित हो। तुम अपनी गर्दन एक भेड़िए के मुंह में डालकर भी सुरक्षित हो। क्या ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा इनाम नहीं है? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए।
क्योंकि तुम्हारी गर्दन मेरे मुंह में होने के बावजूद मैंने तुम्हें जीवित छोड़ दिया। यही तुम्हारा मेरी तरफ से इनाम है। बेचारा सारस भेड़िए की ये बात सुनकर निराश हो गया और वहां से चला गया। उसने भेड़िए जैसे धूर्त जानवर पर विश्वास करके गलती की। उसे अपनी सीख मिल गई थी। इसलिए हमेशा चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मदत्त, केकड़ा और सांप। एक बार एक छोटे से गांव में ब्रह्मदत्त नाम का एक युवक रहता था। एक दिन ब्रह्मदत्त को बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए शहर जाना था। ब्रह्मदत्त के शहर में अकेले जाने के ख्याल से उसकी माँ काफी चिंतित थी। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, मेरा सुझाव है कि तुम शहर अकेले मत जाओ। तुम अपने साथ एक साथी को लेकर जाओ जो जरूरत पड़ने पर तुम्हारी मदद कर सके। ब्रह्मदत्त अपनी माँ के इस सुझाव से नाराज हो गया और उसने कहा, माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ और वैसे भी मेरे पास शहर जाने के लिए कोई साथी नहीं है। उसे लगता था कि अब उसकी उम्र इतनी हो चुकी है कि उसे कोई बड़े की जरूरत नहीं है। वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है। ब्रह्मदत्त की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक साथी की व्यवस्था करती हूँ। ये कहकर वो पास के तालाब में गई और तालाब से एक केकड़ा निकालकर ब्रह्मदत्त की बोरी में डाल दिया। ब्रह्मदत्त अपनी माँ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए उसने उस केकड़े को कपूर के डिब्बे में रख दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा बड़ी लंबी थी और शाम होते होते ब्रह्मदत्त बहुत थक गया था। पास में एक बरगद के पेड़ के नीचे उसने अपनी चटाई बिछाई और गहरी नींद में सो गया। उसे ये खबर नहीं थी कि बरगद के पेड़ के बीच में एक छेद था जिसमें एक सांप रहता था। ब्रह्मदत्त को गहरी नींद में सोता देख सांप पेड़ से नीचे आया और ब्रह्मदत्त की बोरी में जाकर छुप गया। बोरी में कपूर की खुशबू से सांप बहुत मोहित हुआ और कपूर के डब्बे की तरफ रेंगने लगा। जैसे ही वो कपूर के डब्बे में घुसा, उसकी गर्दन डब्बे में बैठे केकड़े ने पकड़ ली और गर्दन दबाकर उसे मार दिया। जब ब्रह्मदत्त नींद से जागा तो अपने पास मरा हुआ सांप देखकर वो चकित हो गया। मन ही मन उसने अपनी माँ का धन्यवाद किया। माँ के सुझाव की वजह से उसकी जान बच गई। उसे अब यह एहसास हुआ कि अपनी माँ की बात ना मानकर उसने गलत किया और उसे इस बात का पछतावा हुआ। टिटहरी और समंदर। एक समय पहले की बात है। समंदर के किनारे एक बहुत ही सुंदर टिटहरी का जोड़ा रहता था। मादा टिटहरी के अंडे देने का समय आ गया था और उसने अपने पति से कहा, मेरे प्रिय, मैं इस समंदर के किनारे अपने अंडे नहीं देना चाहती हूँ। मुझे डर है कि कहीं हमारे अंडे ये समंदर ना खा जाए। हमारे अंडे किसी झील या तालाब के पास सुरक्षित रहेंगे। हमें ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। टिटहरी ने अपनी पत्नी से कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर समुंदर ने हमारे अंडे खाने की कोशिश की तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मादा टिटहरी ने समंदर के किनारे अपने अंडे दिए और खाना ढूंढने के लिए उड़ गई। जब वो वापस आई तो उसे अपने अंडे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अपने अंडे खोकर वो बहुत उदास हो गई और जोर जोर से रोने लगी। जब उसने अपने पति को इस बारे में बताया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत सारे पक्षियों से भेंट की और इस घटना के बारे में बताया। उसने सबको बताया कि किस तरह से समंदर बड़ी ही निर्दयता से अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर अन्याय कर रहा है। उसने कहा, हम सबको एक होकर समंदर के इस अन्याय से लड़ना चाहिए। आज उस समंदर ने हमारे अंडे खाए हैं, कल तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। सारे पक्षियों ने मिलकर समंदर की शिकायत अपने राजा गरुड़ से की।
अपनी प्रजा की परेशानी सुन गरुड़ बहुत ही क्रोधित हुआ और कहा, समुंदर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। उसका ये क्रूर व्यवहार अब नहीं चलेगा। सारे पक्षियों ने समंदर के पास जाकर हल्ला करना शुरू कर दिया और पक्षियों का ये हल्ला सुनकर समंदर के देवता को लगा कि अब इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए। वो समंदर के सामने प्रकट हुए और उन्होंने समंदर को टिटहरी के सारे अंडे लौटाने के लिए कहा और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे उसकी कठोर सजा मिलेगी। अपने देवता की फटकार सुनकर समंदर बहुत घबरा गया और उसने टिटहरी के सारे अंडे लौटा दिए और वचन दिया कि अब से वो किसी भी पक्षी के अंडे किनारे से उठाकर नहीं ले जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए।